एक इंसान और उसमें अनेक विशेषताएं होती हैं। वो इंसान वकील भी हो सकता है, एक रिपोर्टर भी हो सकता है, एक लेखक भी हो सकता है और एक वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ स्वयंसेवी भी हो सकता है। इतनी खूबियां होने के मालिक हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मनु शर्मा जी, जो कि आरटीआई एसोसिएशन के अमरोहा के जिला अध्यक्ष हैं। आपसे बात करने के लिए आप हमें यहाँ तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं। साथ में ही ये भी मालूम करते हैं कि एक आरटीआई एसोसिएशन चला रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है जी और आरटीआई एसोसिएशन का सवाल है जी जी तो मैं केवल चूंकि एक संगठन को बिलोंग करता हूं तो संगठन के विषय में ही मैं अपना जवाब दे पाऊंगा जी। और भ्रष्टाचार का सवाल है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जी। हालांकि विषय मेरा नहीं है, ये विषय प्रशासन का और शासन का है। ये तो सरकारों के काम है भ्रष्टाचार को दूर करने के जी। लेकिन हम आवाज उठाने का काम जरूर करते हैं। ठीक ठीक। हमारा संगठन राष्ट्रीय लेवल पर काम करता है जी। आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुराना संगठन है, कोई नया संगठन नहीं है। जी जी। हमारे तत्कालीन जो संस्थापक महोदय थे जी, जिनकी मृत्यु हो गई है जी, क्या नाम था? उनका नाम था मंगत सिंह त्यागी जी। जी। उनकी सरपरस्ती में इस संगठन की नींव रखी गई। ये त्यागी जी कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जनपद हापुड़ को बिलोंग करते हैं जी। और उन्हीं के नेतृत्व में हमारे द्वारा वर्ष 2012 में जी आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा सेमिनार अमरोहा जनपद में अमरोहा के कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज में जी कराया गया था जी, जिसका संचालन मेरे द्वारा ही किया गया था। ठीक। ये मेरा सौभाग्य था जी। आरटीआई एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो सरकारी विभागों में जी व्याप्त भ्रष्टाचार और कार्यशैली को उजागर करने का एक मजबूत हथियार के रूप में काम करता है। जी, जब उजागर होगा तो उस पर जाहिर सी बात है पाबंदी भी लगेगी। जी। दूसरा, सरकार कोई सी भी हो जी, हर सरकार कोई भी कानून का निर्माण करती है जी, तो वो जनहित के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है। बेशक। आज से 20 वर्ष पहले वर्ष 2005 में जी आरटीआई कानून का, सूचना का अधिकार अधिनियम का जी निर्माण हुआ। जी जी इसको बनाया गया संसद द्वारा जी और ये कानून इतना कारगर साबित हुआ जी कि प्रारंभ में तो इस कानून ने बहुत अच्छे परिणाम दिए। ठीक ठीक। लेकिन अब जाकर चूंकि कानून पुराना होता जा रहा है, जी, कानून पर लोगों की जागरूकता कम है, जी, लोगों में अवेयरनेस कम है, लोग उसका प्रयोग कम कर पाते हैं। शर्मा जी, एक दौर ये भी रहा है कि जहां आरटीआई डाली जाती थी तो आमतौर पर अधिकारी घबरा जाते थे, लेकिन ये एक चुभता हुआ सवाल है कि आज जो सरकार की कुछ कमी कहूं या लापरवाही कहूं कि अधिकारी आरटीआई का जवाब देने से बच रहे हैं। बचने के साथ साथ जी, मान लो जवाब दे भी देते हैं जी जी, तो जवाब में मनमानापन होता है, जो सही जवाब है वो नहीं दे पाते। हाँ, वो जवाब नहीं दे पाते, नहीं देते। अच्छा अच्छा। वो असल में जब कानून नया था जी जी तब वो घबराते थे जी आरटीआई आवेदन से। जी, अब कानून धीरे धीरे पुराना होता चला गया, उसका असर कम होता चला गया। जी। दूसरा, कुछ सरकारों ने इस कानून को पंगु बनाने का काम भी किया है। ठीक 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 ठीक। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर इस कानून के प्रति जी सरकारों का रवैया बहुत शिथिल है। जी, जहां तक प्रशासनिक सवाल है, जी, शासन का सवाल है, जी जी, मैंने इस कानून का प्रयोग यहां से लेकर संसद तक किया। हमारे द्वारा काफी आरटीआईओ का काम किया गया। जी जी, हमने इस 20 वर्ष के कार्यकाल में, जब से ये कानून बना है, लगभग मैं तभी से एक्टिविस्ट के रूप में आरटीआई पर काम कर रहा हूं और मैंने प्रारंभ में आरटीआई सीखने के उद्देश्य से जी, सबसे पहले भारत की संसद और संसदीय मंत्रालयों से संबंधित सूचनाएं मांगी थी जी, और उन्हीं सूचनाओं से फिर मुझे वो सूचना मतलब मिलनी शुरू हुई। उन्हीं से मैंने सूचना सीखी, फिर मैंने एक सिलसिला बना और तब जाके हमने वो सारी कार्रवाई सीख के काम किया। अब शर्मा जी, सवाल एक ही पैदा होता है कि हम इस कानून में कमी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जो लापरवाहियां सरकारी तौर पर हो रही हैं
क्या इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं जिन्होंने इस कानून का मिसयूज किया? मिसयूज तो किसी भी चीज का हो सकता है और जी। प्रत्येक कानून का मिसयूज किया जा सकता है। जी जी कानून यही नहीं, कानून इसके अलावा भी और हैं। जी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, जी तब उस समय उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया था, सबसे पहला निर्णय। जी उन्होंने देश के 1400 ऐसे कानूनों को समाप्त करने का निर्णय लिया था, सबसे पहला निर्णय, जी जो अस्तित्वहीन थे, ठीक, जो ठीक। कानून बने तो थे जी, लेकिन उन कानूनों का कोई प्रयोग नहीं था, ठीक ठीक लागू कोई नहीं औचित्य नहीं था। ठीक ठीक नहीं, लागू भी थे हाँ, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं था, ठीक वो प्रयोग में नहीं थे, जी, तो जी। उन्होंने उन कानूनों को खत्म किया। ठीक इस संबंध में मेरे द्वारा सूचना 2009 में मांगी गई थी सरकार से। जी। हो सकता है सरकार के संज्ञान में ये बात तब से रही हो, क्योंकि अच्छा। मैंने ये सूची उनसे मांगी थी। ठीक ठीक तो कानून तो कोई सा भी हो, कानून का प्रयोग करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कानून का सदुपयोग कर रहा है या कानून का दुरुपयोग कर रहा है। नहीं, ये सूचना आपने कब मांगी? क्योंकि 2009 मैंने 2009 में मांगी थी और जी। 14 में उन्होंने सबसे पहला निर्णय ही इन कानूनों की सूची को खत्म ठीक करने का ठीक किया। इसमें ये सूची मेरे पास है आज भी। आपने वो पहले ही मांगी थी? हाँ, 2009 में मांगी थी। ठीक, मैंने ठीक, ये भारत की संसद से पूछा था कि संसद में अब तक के इतने कितने कानून हैं जो भारतीय संसद द्वारा बनाए गए, जी, जी। लेकिन उन संसद के बनाए हुए कानूनों का कोई प्रयोग भारत में नहीं हो रहा। तो इसको तो हम एक ऐतिहासिक घटना कह सकते हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो ऐतिहासिक ही घटना है। जी, वो बात अलग है कि उस बात को ज्यादा चर्चा का विषय नहीं मिलता। नहीं, तो अब ये कम से कम आप इनसे बातचीत कर रहे हैं तो ये बात सामने आई। वो सूची मेरे पास आज भी है। नहीं, बिल्कुल वो हम देखना चाहेंगे, बिल्कुल दिखाऊंगा आपको। और अब सवाल दूसरा ये आता है कि आप सूचना का अधिकार के एक्टिविस्ट हैं, यहाँ जिला देख रहे हैं आप, लेकिन आप एक वकील भी हैं और इसके साथ साथ आप एक अखबार में भी आप कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। तो ये वकील होने के साथ साथ आपको ये सहाफी का जुनून कहाँ से आ गया? देखिए, ये सब चीजें मैं तो ईश्वरीय मानता हूँ। जी जी ईश्वरीय और संस्कारों पर डिपेंड करती हैं ये चीजें। जी जी जहां तक सवाल है, शिक्षा दीक्षा भी इस बात में कहीं ना कहीं माने रखती है। हाँ, मायने रखती है। हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारा परिवेश, जी ये सारी चीजों का समावेश मुझे इन सब तरफ लेकर गया। ठीक ठीक मेरे मन में विचार आते हैं, मैं उन विचारों को लिखने का प्रयास करता हूँ और वो विचार मैं प्रकट भी कर देता हूँ। जी जी तो कभी लिखकर करता हूँ, कभी बोलकर करता हूँ। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जी। बढ़ते 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 वो लिखने में परिवर्तित हो गई। जी। लिखने का शौक आ गया। ठीक 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 है। अब आप रामडोल कमेटी, श्री रामडोल शोभा यात्रा से भी आप जुड़े हुए हैं और उससे आप बहुत कुछ लोगों को पैगाम भी देते हैं। ये यात्रा इस बार कब निकलेगी और उसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, अमरोहा एक गंगा जमनी तहजीब का शहर है जी जी और अमरोहा में प्रत्येक धर्म की शोभा यात्राएं, प्रत्येक धर्म के धार्मिक कार्यक्रम आयोजन जरूर सब होते रहते हैं। जी जी और हम भी बचपन से ये सब चीजें देखते आए हैं। जी हमसे पहले जो पूर्वज थे वो लोग भी ये सब करते भी आए हैं और देखते भी आए हैं। जी तो इसी सिलसिले में हमारी एक श्री धार्मिक रामडोल कमेटी जो काम कर रही है, जी। जिसमें मुझे मीडिया प्रभारी का दायित्व मिला हुआ है जी और उसके अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा जी हैं, जी जी जो लगातार लगभग 23 वर्षों से रामडोल कमेटी का संचालन कर रहे हैं। जी माने और- रखता साहब। हाँ, उनके कुशल संचालन में जी धार्मिक शोभा यात्रा रामडोल प्रत्येक वर्ष निकाली जा रही है। जी इस वर्ष भी धार्मिक वो शोभा यात्रा हमारी 17 अगस्त को निकाली जाएगी, जी क्योंकि ये शोभा यात्रा जन्माष्टमी के अगले दिन निकाली जाती ठीक, है। ठीक। जन्माष्टमी इस वर्ष 16 तारीख की है, तो 17 तारीख में हमारा रामडोल जरूर निकलेगा। ये जो इसका मार्ग है उसके बारे में कुछ बताएंगे? मार्ग सबको पता है जी सब शहरी लोग हैं, शहर में प्रत्येक आदमी को मालूम है। और रामडोल एक अकेली इकलौती ऐसी शोभा यात्रा है जो अमरोहा की ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जानी मानी और मानी हुई शोभा यात्राओं में शुमार है, जी जिसका रूट भी मैं समझता हूं लगभग जो उसका रकबा होता है वो जी, भी 2-2.5 किलोमीटर से ज्यादा का होता है। अंदाजन कितनी झांकियां निकाली जाएंगी? गत वर्ष तो 125 या 127 के करीब झांकियां और सब चीजें थी। जी जी और ये डिपेंड करता है, असल में कुछ झांकियां और पार्ट प्ले वगैरह कमेटी करती है। जी, उसके अलावा आसपास के क्षेत्र से भी हमारे यहाँ शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए लोग आते हैं, अपने अपने डोले लेकर आते हैं, जी। भगवान जी को दर्शन कराने के लिए लोग आते हैं। बस आखिरी सवाल ये है। एक चीज और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, मैं जी, संदेश देना चाहूंगा
कि श्री धार्मिक रामडोल कमेटी द्वारा शहर के दानदाताओं और शहरी लोगों के अनुरोध पर जी जी ये निर्णय लिया गया है जी। कि इस वर्ष हम शोभा यात्रा में किसी प्रकार से डीजो को बस ये मैं सवाल मालूम करना चाह रहा था। हाँ, प्रवेश हम नहीं देंगे जी हमने पिछले वर्ष भी ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसमें वो सब काम किए। लेकिन इस वर्ष हम प्रयास करेंगे और सामंजस्य रखेंगे, प्रशासन से भी उसका सहयोग लेंगे और कोशिश करेंगे इस बार हम उसमें डीजे ना आए। हाँ, लेकिन जिसको भी लाना है साउंड लेकर आ सकते हैं। छोटी साउंड, किसी छोटे हाथी पर साउंड के रूप में आप साउंड बजाएं, जी जी, धार्मिक आरती और भजन बजाएं, लेकिन ये डीजे से लोगों को समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इसको इस बार नहीं रखने का निर्णय लिया। लेकिन बाय द वे अगर कोई झांकी के साथ अगर डीजे ले आता है तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि रामडोल शोभा यात्रा इस वर्ष 118वीं शोभा यात्रा है। ये हमारे अमरोहा का गौरव है और पारंपरिक शोभा यात्रा है। इस यात्रा का जो रूट है वो मोहल्ला कोर्ट के रियासत वाला मंदिर से प्रारंभ होता है जी जी, और मोहल्ला कोर्ट में ही घूमते हुए जी ये बाबा स्ट्रीट से होते हुए बाजार कोर्ट, जी, कोर्ट चौराहा, शफात कोटा और कटरा, जी, गुजरी, कोतवाली, पूरे मुख्य मार्गों पर होता हुआ तहसील की साइड से होता हुआ ये पूरा पनवाड़ी के मंदिर पर जाकर समाप्त होता है। तो हम प्रयास ये करेंगे, जितने भी हमारे जो डोले उसमें लगेंगे और जो शोभा यात्रा में चीजें रहेंगी उसमें हम पीछे अपने वर्कर्स की ड्यूटी लगाएंगे और उसमें और उसके साथ साथ प्रशासन और पुलिस का भी सहयोग लेंगे और हम उसे शामिल नहीं होने देंगे। आपसे बातचीत में आरटीआई को लेकर के बहुत हमें जानकारी मिली और श्री धार्मिक रामडोल शोभा यात्रा को भी जानकारी हमें मिली। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मोमिन जी।